स्टूडेंट्स, फिजिक्स शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान कक्षा 9वीं अध्याय 9 रासायनिक सूत्र और मोल संकल्पना। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला एंड मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे कि हमने इससे पहले लेसन में भी पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, आयनिक बंध बनता है, आपका सहसंयोगिक बंध बनता है और उसमें कुछ ना कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। जैसे कि आप कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे तो आप हमेशा CO2 पाएंगे, है ना। अगर आप क्या कर रहे हैं, वाटर देखते हैं तो H2O, तो ये क्या है, आपका रासायनिक सूत्र है ना। और ये क्या रहता है, आपका हमेशा सेम रहता है, कोई इसमें चेंजेस नहीं होते। मोल संकल्पना, मोल कॉन्सेप्ट क्या है, एक्चुअली में मोल एक यूनिट है, क्या है, एक मात्रक है जो हम क्या करेंगे इस लेसन में पढ़ेंगे, जिसका वैल्यू होता है 6.022 × 10⁻23। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम लेसन स्टार्ट करते जाएंगे वैसे वैसे आपको मोल अच्छे से समझ में आते जाएगा। बेसिकली ये वैल्यू है, जैसे हम बोलते हैं ना 1 दर्जन, है ना, 1 दर्जन में तो कितने हो जाते हैं, 12। तो वैसे ही क्या रहते हैं, मोल एक यूनिट है, मात्रा है। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। किसको करते हैं, ये आपका जो तत्व है ना, मोल कॉन्सेप्ट, मोल को, एक वैल्यू को। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, ये लेसन स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है कि क्या करते हैं, तत्व आपस में मिलके, है ना, या तो सेम तत्व रहेगा या तो फिर अलग अलग तत्व मिलके क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। और जो यौगिक रहते हैं उसका क्या रहता है, अनुपात हमेशा क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है ना। जैसे कि आपने अभी मैंने जैसे बोला था CO2, तो CO2 में क्या रहेगा, कार्बन एक ही है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 ठोक है। ठीक है, अगर हम CO बोल रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये 1 है, ये 1 है। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो अनुपात रहता है वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। जैसे कि हम अमोनिया की बात करते हैं, ठीक है, तो अमोनिया में क्या है, नाइट्रोजन 1 है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो 3 है। तो इस प्रकार से क्या है, वो एक फिक्स रेशियो में रहते हैं और क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया था। चलिए इसके बारे में कुछ और अच्छे से क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ठीक है, और विस्तार से हम क्या करेंगे, इसे पढ़ेंगे। जैसे कि सहसंयोजी यौगिक के सूत्र, है ना, हम किसका मोस्टली देखेंगे, सहसंयोजी यौगिक का सूत्र। हमने 2 क्या पढ़ा था, आपका बंध पढ़ा था। पहला क्या था, आपका आयनिक, जो क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से दे देते हैं या फिर लेते हैं ताकि उनका जो बाह्य कक्ष है वो कंप्लीट हो जाए और एक क्या हो, स्टेबल आपका यौगिक बने। तो वैसे ही क्या रहता है, आपका सहसंयोजिक का हम क्या करेंगे, सूत्र पढ़ेंगे, जो कि क्या रहता है, जरूरी रहता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड में हम क्या करते हैं कि हमने क्या देखा था, देखिए कार्बन का होता है 6, तो ये क्या हो जाएगा 2 और 4। ठीक है, बाह्य कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। फिर आता है ऑक्सीजन, है ना, तो ऑक्सीजन रहता है 8 एटॉमिक नंबर, तो ये क्या हो जाता है आपका 2 और 6। ठीक है, तो ये अपना सहसंयोजक बंध कैसे बनाते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड का देख रहे हैं। तो कार्बन का हम क्या करेंगे, 4 है यहाँ पर बाह्य कक्ष में, तो 1 2 3 4। ऑक्सीजन 2 ठोक है तो ऑक्सीजन 2 ठोक ले लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या रहेगा आपका 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6। तो ये दोनों क्या रहेंगे, आपका सहसंयोजक बंध बनाएंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से रहेगा ये। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसे काउंट करते हैं। ऑक्सीजन के ये वाले के लिए 1 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन के लिए काउंट करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसके लिए करते हैं सेकंड वाले के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी हो गया कंप्लीट। कार्बन के लिए करते हैं, तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो आप देख सकते हैं कि सभी का क्या हो गया है, आपस में इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। और ये क्या हो जा रहा है, आपका तीनों का जो है ना, तत्व है, कार्बन, ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, ये सारे क्या हो रहे हैं, इनके बाह्य कक्ष जो हो जा रहे हैं पूरी तरह से कंप्लीट हो जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, आपका एक स्टेबल यौगिक बन रहा है ना, स्थायी यौगिक आपका बन रहा है। अगर वही हम क्या करना चाहेंगे, यहाँ पर अगर हम CO3 की बात करते हैं, ठीक है, कार्बन ट्राइऑक्साइड की बात करते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है बनना, पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, तो कार्बन का हमें पता है कितना होता है, 6 होता है, तो 2 4 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, तो कितना हो गया, 2 6। इसको हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ लेंगे क्या, बाह्य कक्ष को। तो आप देखते हैं कि हमने किसके
कर रहे हैं CO3, तो यहाँ पर कार्बन है 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पर ये हो जा रहा है। फिर हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन का ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 6। अगर हम ऑक्सीजन, एक और ऑक्सीजन अब ऐड हो गया है, तो अगर हम ऑक्सीजन को ऐसा कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और यहाँ पर हमको पता है कि क्या होता है आपका, ये वाला जो है ये इससे करता है ना, और ये वाला क्या है इससे कर रहा है, और कार्बन क्या करता है इससे कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये क्या कर रहा है, इसका ले रहा है ये वाला, सॉरी है ना, ये वाला इसका ले रहा है कार्बन, कुछ इस प्रकार से। तो देखिए अब क्या हो रहा है, पहले हमने देखा था तो कार्बन का क्या था, ऑक्टेट कंप्लीट था, है ना 8। अब क्या ये वाला ऑक्सीजन का हम काउंट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या हो गया 8 हो गया कंप्लीट। इसका देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका भी हो गया 8। अब कार्बन का देखते हैं तो कितना हो जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कितना हो जा रहा है 10 हो जा रहा है। तो क्या 10 सही है, नहीं है ना, और ये क्या हो जा रहा है 4 अलग से बच जा रहा है। फिर अगर हम क्या करते हैं, यही ऑक्सीजन को ये वाले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से ट्राई करते हैं, जैसे ये हो गया 4, ठीक है, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब ऑक्सीजन यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, ये क्या बनाएगा, ये ऐसा बनाता है, ठीक है, ये आपका ऐसा बना रहा है, और ये वाला क्या है आपका ऐसा बना रहा है। तो अब इसमें देखिए कितना हो जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब इसमें 10 हो जा रहा है। ये क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो जा रहा है 8 हो जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो जा रहा है 8। तो अब देख सकते हैं कि ये क्या हो जा रहा है, ये भी 10 हो रहा है, ये भी 10 हो रहा है, और ये दोनों क्या है हमारे अस्थायी बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था या तो फिर 2 जब होता है बाह्य कक्ष में तो वो क्या होता है स्थायी होता है, 8 होता है तो स्थायी होता है। अगर 10 आ रहा है इसका मतलब कि वो अस्थायी है, मतलब कि वो जो कंपाउंड है आपका नहीं बनेगा, ऐसे यौगिक बनना पॉसिबल नहीं है। इसलिए कभी भी जब यौगिक बनता है तो वो क्या रहता है स्थायी बनता है, और उसका जो अनुपात रहता है वो हमेशा फिक्स रहता है। इसलिए आपको हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये भी क्या रहते हैं आपके फिक्स्ड अमाउंट में रहते हैं। अमोनिया हो गया, शक्कर हो गया, ये सारे क्या रहेंगे आपके फिक्स्ड अमाउंट में रहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सहसंयोजक संयोज के सूत्र किस प्रकार से होते हैं, ठीक है। कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु ही मिलकर एक स्थायी यौगिक बनाएंगे जिसका सूत्र CO2 होगा, ठीक। तो इसमें बोला है कि कार्बन के सिर्फ एक आपका क्या परमाणु और आपका ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलके ही आपका जो यौगिक बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वही आपका क्या रहेगा स्थायी रहेगा। इसी प्रकार अन्य यौगिकों के सूत्र भी लिखे जा सकते हैं, इसलिए हमें तत्वों के प्रतीक एवं उनकी संयोजन क्षमताएं जाननी होनी चाहिए, है ना, क्षमताएं जाननी चाहिए। अगर हमें पता है कि कार्बन के कितने बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन है तो वो कितने ऑक्सीजन से क्या करेगा, सहसंयोजित बंध बनाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, तत्व और उसके फॉर्मूला के जानना ज़रूरी होता है ताकि हम क्या कर सके, यौगिक बना सके। तो आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यह है आपका सहसंयोजित यौगिकों के अणुभार। तो ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। हम क्या देखेंगे, अणु रहता है ना, परमाणु मिल के क्या करते हैं, अणु बनाते हैं। तो अणु का जो वेट रहता है उसे हम क्या करते हैं, अणु क्या बोलते हैं, भार कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपका सहसंयोजक यौगिकों के अणु भार पढ़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हो गया है आपका SO2, ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर सल्फर कितना रहता है हमारा 16 रहता है, कितना रहता है 16 रहता है। ऑक्सीजन का क्या रहता है, परमाणु अगर हम क्या कर रहे हैं, वेट बोल रहे हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, वेट बोल रहे हैं। तो सल्फर का कितना रहता है, ये आपका रहता है 16, ऑक्सीजन का रहता है 18, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, परमाणु भार है, लेकिन हमको क्या करना है, आपका अणु भार, और दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, अणु बना रहे हैं, ठीक है। तो दोनों का अगर हमको भार जानना है तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ये जो आपका रहता है, ये हो गया 16 है ना सल्फर का, तो इसका जो रहेगा वो कितना रहता है आपका 32,
सिंपल अगर आपको याद नहीं है तो आप 16 से क्या कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 6 2 12, 12 1, यहाँ पर हो जाता है 3, तो ये हो गया 33। अब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये होता है 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो इन दोनों को आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए क्या करेंगे, देखिए एस कितना है, 1 है। अब यहाँ पर आपको सूत्र देखना पड़ेगा, एस कितना है आपका 1, तो उसका हम क्या लेंगे, जब भार लेंगे तो कितना हो जाएगा 32 प्लस, ठीक है 16 आप ले लेंगे। और कितना है देखिए, तो यहाँ पास 2 है, मतलब कि 2 ऑक्सीजन का लेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये 16 प्लस करना है, तो 16 प्लस ना करके आप क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा 32 प्लस 16 2 12, 12 1, ठीक है 3, 32 कितना हो जाएगा 64 यू। ठीक है, यहाँ पर यू मतलब होता है यूनिट, या तो आप क्या लिख सकते हैं AMU, जिसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि हम इसका क्या कर रहे हैं, अणु भार निकाल रहे हैं। तो उसको सिंपल से या तो आप स्मॉल u से दर्शा सकते हैं या फिर यूनिट या फिर AMU, आप जो लिखना चाहे। ठीक है, सेम हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन का वाटर का निकालते हैं। तो वाटर का क्या रहता है H2O रहता है। तो H का देखते हैं ये कैसे रहता है, ये 1 रहता है, तो यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन का हम 8 देखते हैं, यहाँ पर रहता है 16, दोनों को प्लस कर दीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन 2 है, तो 1 × 2 करेंगे, प्लस आपका कितना है, एक ही ठोक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 16 ले लेंगे, दोनों को प्लस कर दीजिए, 2 + 16 कितना हो जाएगा आपका 18 U। क्लियर इतना। वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, आपका अमोनिया का निकाल सकते हैं। तो नाइट्रोजन का कितना रहता है, देखिए तो 7 रहता है, यहाँ पर उसका भार कितना रहता है 14, ठीक है, प्लस आपका हाइड्रोजन का कितना रहता है 1 1। तो यहाँ पर क्या है, अमोनिया 1 है, नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन है आपका 3, तो उससे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 17 μ। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आपको क्या करना है, जो यहाँ पर एटॉमिक नंबर रहता है उसको नहीं लेना है, ठीक है, जो एटॉमिक मास है उसको आपको लेना है। ठीक है, अगर आपको एटॉमिक मास याद नहीं है, अगर एटॉमिक नंबर है तो आप उससे एटॉमिक मास कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसका ज्ञात कर सकते हैं। और जो भी क्या रहेगा आपका अणु बना है उसका जो एटॉमिक उसका जो एटॉमिक मास है उसे बस हमको क्या करना है, प्लस करना है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा और इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं है। तो चलिए क्या करते हैं, इसे और समझते हैं और विस्तार से। हमारा नेक्स्ट है आपका आयनिक यौगिक के मूलानुपाती सूत्र एवं सूत्र इकाई द्रव्यमान। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए आयनिक हमने इससे पहले सहसंयोजक पढ़ा था, है ना। अब ये क्या है, आयोनिक रहेगा, मतलब कि आयंस में टूटेंगे। आयंस मतलब क्या हो गया, किसी भी तत्व में अगर प्लस या माइनस चार्ज आपको ऊपर में दिख रहा है, मतलब कि वो क्या है, आयंस। ठीक है, उसका हम यौगिक देखेंगे कि मूलानुपाती कैसे होता है और उसका क्या सूत्र कैसे होता है और सूत्र इकाई द्रव्यमान कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, सोडियम क्लोराइड का आणविक सूत्र संभव नहीं है। अब क्यों संभव नहीं है, देखिए क्योंकि ठोस आयनिक यौगिक में अणु नहीं होते, उसके घटक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम जैसे कि सोडियम क्लोराइड जो भी आयनिक बंध आपका बना रहा है, जो आयनिक क्या है आपका यौगिक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका आणविक सूत्र निकालना संभव नहीं है, क्योंकि ठोस जो आयोनिक रहते हैं जैसे NaCl हो गया, वो क्रिस्टल में आपके पाए जाते हैं, तो उसके अणु नहीं हो, उसके घटक नहीं हो पाते, है ना, आयंस होते हैं। कैसे होंगे, जैसे कि अगर आप उसे तोड़ेंगे तो Na+ होता है, Cl-, तो ये आयंस में टूट रहे हैं। ठीक है, इसलिए ठोस सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl अथवा Na+Cl- होता है। यह उसका मूल अनुपाती सूत्र है। ठीक है, यही उसका क्या है, मूल अनुपाती सूत्र कहलाता है। विभिन्न आयनिक यौगिकों के इन सूत्रों द्वारा भार ज्ञात किया जा सकता है और इसी के क्या करते हैं, सूत्र से हम क्या कर सकते हैं, द्वारा भार ज्ञात कर सकते हैं। यह भार एक अणु का भार नहीं होता, इसे हम आयनिक यौगिक का सूत्र इकाई द्रव्यमान कहते हैं, क्योंकि वो एक अणु का भार नहीं हो सकता, है ना, दोनों, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, पूरा आपका कहते हैं क्या, आयनिक यौगिक का सूत्र इकाई द्रव्यमान कहते हैं। उदाहरण के लिए क्लोरीन का परमाणु भार
35.5 यूनिट है और सोडियम का परमाणु भार 23 यूनिट है। तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान को दोनों को प्लस कर देंगे। जैसे आपका सहसंयोजक में हो रहा था सेम वैसे होगा, क्योंकि ये आयंस बनाते हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, दोनों का अलग अलग। तो हम क्या करेंगे, देखिए सोडियम का कितना रहता है, आपका रहता है 11, अगर उसका हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा 23। फिर अगर हम क्या करते हैं क्लोरीन का देखते हैं तो क्लोरीन का कितना होता है 17, ठीक है। यहाँ पर कितना होता है आपको 23 पॉइंट रहता है आपका कुछ 5, ठीक, सॉरी 35.5। तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, क्योंकि ये क्या है सोडियम क्लोराइड है, सोडियम एक ठोक है तो 23 प्लस ये क्या हो गया आपका 35.5। तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा आपका ये, ठीक है। हमको कुछ नहीं करना, जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे। क्लियर इतना? तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वो हम पढ़ रहे थे सहसंयोजक के लिए, ये हम पढ़ रहे हैं ये क्या बोलते हैं आपका आयोनिक यौगिक के लिए। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसे चलिए हम क्या करेंगे, प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, यदि कार्बन का परमाणु भार 12 यूनिट है तो कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भार क्या होगा। तो यहाँ पर हमको क्या दे दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया गया है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया है। अब कार्बन का क्या दे दिया है, भार दे दिया है ना, कितना दे दिया है, परमाणु भार 12 दे दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 6 होता है, लेकिन भार दिया है तो कितना है आपका 12। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, 12 ले लेंगे, ठीक है। अब हमको पता है ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 16। और देखिए ऑक्सीजन कितना है, 2 है, 2 ठोक ऑक्सीजन है, तो 16 2 बार करना है, तो 16 2 बार ना लेके हम क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आप क्या करेंगे 12 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 32, फिर उसको हम कर देंगे प्लस, तो कितना हो जाएगा 44 यूनिट, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 44 यूनिट। फिर सेकंड क्वेश्चन है, यदि नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 यूनिट है तो अमोनिया का अणु भार क्या होगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड देखा था, सेम टू सेम क्या आपका अमोनिया का है। तो अमोनिया का क्या होता है NH3, तो अमोनिया का हमारा नाइट्रोजन का दे दिया है 14, तो 14 लिख देते हैं, ठीक है, प्लस कर लेंगे। फिर हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, तो हम यहाँ पास 1 ले लेंगे। और कितना हाइड्रोजन है 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 14 + 3 कितना हो जाएगा 17 यूनिट, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 17 आ जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के अणु भार की गणना कीजिए। हमको क्या करना है, अणु भार करना है किसका, हाइड्रोजन का। तो यहाँ पास क्या है आपका H2 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या रहता है आपका H2 ले लेते हैं। अगर हम देख रहे हैं हाइड्रोजन का कितना होता है 2 × 1 = कितना हो जाएगा 2, तो इसका अणु भार कितना हो जाएगा आपका 2 यूनिट। क्लियर इतना? फिर हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित आयनिक यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना कीजिए। जैसे हमने इसकी की थी वैसे ही हम इसका करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है आपका सोडियम ऑक्साइड है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन सोडियम का कितना हो जाता है 23, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे 23 लिख लेंगे, ठीक है। इसका कितना है, सॉरी यहाँ पास 2 है, तो यहाँ पास 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो यहाँ पास हम कर देंगे 16, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसे, सर ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, 23 × 2 + 16, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 23 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 46 प्लस यहाँ पर 16 प्लस करना है 6 6 12, यहाँ पर हो जाएगा 4 5 6 62, ठीक है। क्लियर इतना? तो ये कितना हो जाएगा 62 यूनिट। क्या किया है हमने, सोडियम का कितना होता है 23 को 2 बार सोडियम है, 2 बार सोडियम है तो 2 ले लिया है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो हमने 16 ले लिया है। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 3 are 6, 2 2 are 4, 46 + 16, दोनों को प्लस कर दीजिए 6 6 12 2 1 4 5 6, तो कितना हो गया आपका 62 यूनिट। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट का MgCl2, तो मैग्नीशियम का कितना होता है आपका 24, कितना होता है 24, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे 24 प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5 है ना, और ये क्या है आपका 2 है, ठीक। तो यहाँ पर जब हम क्या करेंगे
24 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 71। ठीक है, कितना आ जाता है 71 आ जाता है। अब दोनों को कर दीजिए प्लस 4 1 5 7 8 9, तो ये कितना हो जाएगा आपका 95 यूनिट। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर है। ये किसका है आपका MgCl2। अब बचा हमारा क्या CaCl2 एंड CaO। तो देखते हैं कैल्शियम क्लोराइड का कितना होगा CaCl2। तो कैल्शियम का कितना होता है 40 है ना। अगर हम उसका क्या करते हैं परमाणु भार देखते हैं तो ये कितना हो जाता है 40 प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5, क्योंकि वो 2 बार है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40 प्लस इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 71, तो इसको कर दीजिए प्लस 7 ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 111 यूनिट। फिर आता है आपका क्या कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम का कितना होता है 40 प्लस 16। ठीक है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई किसी से नहीं करें क्योंकि कैल्शियम एक है ऑक्सीजन एक है, तो कितना हो जाएगा आपका 56 यूनिट। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस आपको परमाणु भार क्या करना है रखना है और सबको क्या कर देना है प्लस करते जाना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या बहुपरमाणु आयन, है ना। तो पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होता है, जैसे हमने आयंस के बारे में तो पहले से ही पढ़ा है। कोई सा भी अगर आपका तत्व है, अगर उसमें पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है ऊपर पे, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है हमारा आयंस कहलाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को तोड़ोगे तो वो सोडियम प्लस में टूटता है और क्लोराइड आपका माइनस में, है ना। क्लोरीन आपका माइनस में टूटता है, तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं इसे सोडियम क्लोराइड क्या है आपका आयंस है। अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, अब हम क्या करें पॉली। पॉली मतलब होता है बहुत, है ना। यहाँ पर क्या बहु मतलब बहुत, परमाणु मतलब क्या हो जाएगा परमाणु। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं सोडियम नाइट्रेट की बात करते हैं। ठीक है, तो सोडियम नाइट्रेट को जब आप तोड़ोगे उसके आयन जब बनेंगे तो क्या होते हैं आपके Na+ में टूटते हैं और ये टूटते हैं आपके NO3- में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सोडियम है वो तो एक है, तो ये तो हो गया ठीक है सिंगल आयंस। लेकिन जब आप नाइट्रेट को देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है आपका नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। इसका मतलब ये है कि जो सिंगल है वो क्या बोलते हैं, इसमें भी क्या है एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और इसमें भी क्या है ये, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं इसको इस प्रकार से लिखते हैं कि ये दोनों क्या है दोनों में है। ये जो बैलेंस का साइन है ना, जो ऋणात्मक चिन्ह है वो दोनों में ही है, नाइट्रोजन में भी है ऑक्सीजन में भी है, क्योंकि वो क्या है एक से ज़्यादा आपका क्या है यहाँ पर परमाणु है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं बहुपरमाणुक आयन। क्लियर, इतना नाम से ही पूरी तरह से ये क्या हो जाता है क्लियर। ठीक है, तो चलिए और इसके एग्जाम्पल देखते जाएंगे तो शायद आपको और अच्छे से क्लियर होते जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका परमाणुओं के ऐसे समूह जिन पर कुल आवेश विद्यमान हो उन्हें बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। सिंपल सा है, कुल है ना बहु है और उसमें एक क्या है आपका आयन है, उसे हम क्या कहेंगे। और ये तो क्या हो गया माइनस वाला हो गया ना। अगर हम क्या देख रहे हैं एक और एग्जांपल देखते हैं अमोनियम क्लोराइड का। जब आपका इसका आयन बनेगा तो क्या होगा NH4+ होता है Cl-। इसका मतलब इसमें भी आपका क्या है पॉजिटिव साइन है, इसमें भी आपका क्या है पॉजिटिव साइन है, तो उसको हम क्या करते हैं इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, क्लियर इतना। तो चलिए और देखते हैं, जैसे कि NaNO3 है तो ये क्या हो जाएगा Na+ में टूटेगा, NO3- में टूटता है। फिर आता है अन्य आयनिक यौगिक भी पानी में विलय होने पर धनायन तथा ऋणायन में विभक्त होते हैं। जैसे ठीक है और भी आपके क्या है आयनिक यौगिक यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे क्या है NH4Cl, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Na+ Cl-। फिर आता है Na2SO4, तो यहाँ पर क्या है 2Na+ SO4 2- आ गया। ठीक है, फिर आता है CaOH2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Ca2+ OH-। ठीक है, फिर आता है Na2CO3, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Na+ CO3 2-। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका NH4+, ठीक है SO4 2- OH और यहाँ पर क्या है आपका CO3। ये जो है वो सारे आपके क्या हैं बहुपरमाणुक हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें आप देख सकते हैं N है H4 है, सल्फर है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है, कार्बन है ऑक्सीजन है ना, ये आपको देखने को मिल जा रहे हैं। फिर अगर हम क्या करते हैं आगे देखेंगे इसका, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उपर्युक्त अभिक्रियाओं में बने NH4+, ठीक है
SO4 माइनस OH और CO3 आयन बहु परमाणुक आयन है। आयनों पर जो आवेश पाया जाता है वही उसकी संयोजकता होती है। और इसमें क्या है, जैसे कि ये है आपका 2 माइनस है, यहाँ पास 1 है, यहाँ पास 2 है, यहाँ पास 1 है, तो यही उसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता होगी। इसलिए हम देखेंगे NH4Cl है ना। Cl क्या हो गया, मतलब कि एक ही Cl जुड़ा हुआ है क्योंकि उसकी संयोजकता कितनी है, 1 है, तो इसलिए वो एक ही क्लोरीन से क्या हो रहा है, वो क्या बोलते हैं, संयोज बना रहा है। फिर आता है क्या आपका SO4 2 माइनस है ना। तो यहाँ पास आपका 2 है, तो यहाँ पास देखिए 2 ठोक सोडियम यहाँ पास दिया हुआ है क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी हो जा रही है, 2 हो जा रही है, इसलिए वो 2 सोडियम से क्या हो रहा है, क्रिया कर रहा है। फिर यहाँ पास क्या हो जा रहा है आपका OH माइनस है, तो एक ही है, इसलिए यहाँ पास एक ही कैल्शियम से वो क्या कर रहा है, संयोजकता बना रहा है। फिर अगर हम देखते हैं 2 है, तो यहाँ पास आप फिर से देखिए कि कितना सोडियम है, 2, तो जितने उसमें चार्जेस होते हैं उतने ही वो क्या करता है, आपका परमाणु से रिएक्ट करके क्या करता है, आपका अणु बनाता है, वही उसकी क्या हो जाती है, संयोजकता होती है। तो आई होप कि आपको ये इतना क्लियर है। ठीक है, ये टेबल देखते हैं तो यहाँ पास आपका क्या होता है, एक संयोजी मतलब कि सिर्फ एक ही आयंस उसमें पाया जाएगा, द्विसंयोजी जिसमें आपको 2 आयंस देखने को मिलेंगे, बहुसंयोजी तो 2 से ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो एक संयोजी की क्या है, Na+, Ag+, NH4+, ठीक है। और क्या होगा, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट और ये आपके क्या है, हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं ये सारे क्या हैं, आपके एक हैं, एक संयोजी है, मतलब कि ब्रोमाइड आयोडाइन है ना, मतलब कि एक ही से क्रिया करेगा, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वो सिर्फ एक से क्या करता है, क्रिया करता है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, फेरस हो गया और मैग्नीशियम हो गया, है ना, आयरन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका 2 है, तो यहाँ जितने भी वो बनाएगा तो कॉपर सल्फेट बनाता है ना। ये आपका जिंक है, क्लोराइड है, तो जिंक क्लोराइड भी बनाएगा तो आपका ये बनाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संयोजकता ही जितनी उसके चार्जेस है उतनी ही उसकी संयोजकता होती है। सल्फाइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, फॉस्फेट, ये हमेशा 3 है, तो 3 से जैसे कि आपका क्या है, Al3, ठीक है, Al3CO4, इस टाइप से क्या रहेगा, आपका रहता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये NaBr, NaI, NaSCO3 इस टाइप से, AgBr, AgI, ठीक है, Ag, ये सब क्या करते हैं, इसी से बनाएंगे। Cu, ठीक है, S, इस टाइप से ये क्या करेंगे, आपस में बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये टेबल भी अच्छे से क्लियर है, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। धन्यवाद।